कुछ चीजें हैं पिरामिड के शिखर और कुछ चीजें ग्रास। पिरामिड के शिखर की हम बात करेंगे तो एक विषय मैंने आपको रख दिया, हमारी इकोनॉमी वर्षों में आगे बढ़ी, 11वें स्थान से हम 24वें स्थान पर। हम जिसको कहेंगे सैनिक सभ्यता, सामरिक दृष्टि से हम मजबूत हुए। हम इन 10 सालों से पहले हमारा ये सामर्थ्य नहीं था कि हम किसी भी घर में जाके मार कर सकते, स्ट्रीक मार कर। आज हम करते हैं, हम पर कोई हमला करके जाता है तो ठीक जाकर करते हैं। हमारी जो रक्षा प्रणाली है, अभी हमने साबित की है ऑपरेशन सिंदूर में, हम पर कोई अटैक करता है तो हम उसको जमीन तक उतर देंगे, हवा में मार करने का सामर्थ्य रखते हैं। हमने ये भी साबित किया है कि अंतरिक्ष में भी कोई टारगेट करना हो तो हमने उसको उठाया। हमारी अंतरिक्ष की क्षमताएं बढ़ी, हम चांद के साउथ पोल पर उतरने का काम हम लोगों ने किया, उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़े। तो आप पिरामिड के शिखर पर देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट हुई हैं जो इन 11 वर्षों में, जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है, गौरव कर सकता है। कुछ ऐसे देश की समस्याएं जो हर एक आदमी के मन में, एक पीढ़ी, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है बलिदान दिवस और जन्मदिन दोनों इस अभियान में आ रहे हैं। उन्होंने कभी दिल्ली से कहकर चले थे, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, यही चाहिए, दो नहीं चलेंगे इस देश में। और बाकायदा हरियाणा में पानीपत में, अंबाला में सभा करते हुए गए थे और ये कहकर घुसे थे, जिसके लिए उनका बलिदान हुआ, पूरा देश जानता है। उनकी मौत अस्वाभाविक थी और वो जो विषय उस समय लेकर चले थे, एकदम आजादी के तुरंत बाद का पहला बलिदान देश की एकता की अखंडता के लिए। अपने समय में आर्टिकल 370 टूटते हुए, तिरंगा लहराते हुए, दूसरा निशान हटते हुए, एक संविधान लागू होते हुए, याची देही याची डोला, मराठी का शब्द है, इन्हीं आंखों से, ऋषि शरीर से हमने देखा है। एक संयोग है, मेरी पहली फोटो अखबार में आर्टिकल 370 के खिलाफ धरना देते हुए छपी थी, जिनमें खोजी विद्यार्थी थे। लेकिन हमने अपने जीवन काल में उसको देखा। राम मंदिर आंदोलन का हम हिस्सा थे, 2 बार गए वहां, लेकिन अपने सामने भव्य मंदिर जो है प्रतिष्ठित होते हुए देखना, बनते हुए देखना, जीवन काल में आपने जवानी के समय जिन चीजों के लिए आंदोलन किया हो और उसको अपने समय होता हुआ देखे। वीपी सिंह के समय में 11,000 छात्र छात्राओं के साथ हम उधमपुर तक गए थे, वहां अरेस्ट हुए। वीपी सिंह के घर पे गए थे, उनको भैया आपने तिरंगा लेके हमको नहीं जाने दिया। फोटो है हमारी, वीपी सिंह को तिरंगा पकड़ाते हुए 7-8 छात्र नेताओं, लेकिन उसको अपने समय में होते हुए देखा। ये ऐसी उपलब्धियों से जो अपने जीवन काल में, अब भारत के हम नागरिक, हम भारत की संस्कृति को बहुत महान सब मानते हैं, शायद दुनिया के हर मुल्क के लोग अपनी संस्कृति को महान मानते होंगे, लेकिन अपने ही महानतम स्थानों पर परकीयता के चिन्ह और अगौरवपूर्ण वातावरण हम सब ने देखा है। काशी विश्वनाथ में भी देखा है, राम मंदिर में भी हमने देखा है, लेकिन उसको अब गौरवपूर्ण तरीके से सुसज्जित होना, अपने इतिहास के साथ कनेक्टिविटी, शायद हमारे बच्चों को और ज्यादा अच्छी लगेगी। वो चीज उनको नहीं झेलनी पड़ेगी जो हमको झेलनी पड़ेगी। हर कौन चाहती है कि उसका इतिहास गौरवशाली हो, हर व्यक्ति भी चाहता है। अगर किसी जमाने में किसी के बुजुर्गों के साथ ज्यादती हो गई हो, उनके घर मकान कब्जा लिए गए और वो अगर बाद में छुड़वा पाते हैं, उनको भी गौरव होता है। हमको भी गौरव है इस बात का कि जो प्रकार की स्थितियां परकीयता के कारण से हम नहीं कर पाए थे, तो वो गौरवशाली भारत हमने देखा। बहुत बड़े वर्ग की इस प्रकार की जो चीजें, 3 तलाक, जो हमारी मुस्लिम बहनों की जिस प्रकार की समस्या थी, एक सेकंड किस्म की नागरिकता जो है उनको उसके कारण से भारत में होते हुए मिली हुई थी। अपने अधिकार नहीं मिलते थे पत्नी होने के नाते, जो बाकी महिलाओं को मिलते थे, उसको बराबरी पर लेकर आना। लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल पर देखें तो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, पंचायत मंत्री के नाते जब पहली पंचायत के चुनाव का हमने सर्कुलर निकाला तो उसमें 4 शर्तें लगाई, शिक्षा, अपराधीकरण नहीं हो, पेमेंट बकाया नहीं हो और हर एक घर में एक शौचालय हो। और उसके कारण से लाखों शौचालय, 72,000 तो प्रतिनिधि बनते हैं, उसी समय बन गए थे जो पंची का भी चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी तेजी से बने थे। आप में से कई लोग उस बात के साक्षी हैं। और वहां से चीज पहुंचते पहुंचते क्या प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ आज हर घर में शौचालय है, 11 करोड़ से ज्यादा। रसोई गैस कितनी मुश्किल बात थी, पहले अर्बन एरिया, ग्रामीण में थी नहीं, अर्बन में भी सिफारिश से मिलती थी। मतलब वो जमाने याद करके
कितना कंट्रास्ट है जी। मेरे घर में गैस ओम प्रकाश जी कोहली राज्यसभा सदस्य के कूपन से आई थी। मैं एबीवीपी का कार्यकर्ता अधिकारी था, वो भी एबीवीपी पे पहले रहे थे, तो हम हमारा थोड़ा सा हक बनता था, तो हमने उनसे कूपन लिया और अपने घर में गैस ले। लेकिन घर में थोड़े दिन बाद ही संकट खड़ा हो गया। हमारी बहन की सगाई कर दी और बहन ने कहा मैं शादी भी से कर दो, गैस जरूर चाहिए। अब माँ ने कहा भाई ये तो अपने वाली ले जाएगी, अगर तुम दूसरी नहीं लाया तो दूसरी गैस मिलेगी। दोबारा कोहली जी पे गए, उनसे रिक्वेस्ट की, उनको भी गिनती के कूपन मिलते थे, एक साल में कुछ 16 या कितने कूपन होते थे। मैंने फिर से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी एक कूपन देना पड़ेगा। बोले भाई आपको तो दे दिया था। जवाब भी ठीक था, उनको देश भर में जाने पहचाने आदमी थे। ओम प्रकाश कोहली जी बाद में गवर्नर रहे गुजरात। मैंने अपनी घर की स्थिति बताई तो उन्होंने कहा फिर आपको मैं देता हूँ, और उन्होंने दूसरा कूपन दिया, तब बहन को गैस दे पाए। मतलब क्या स्थिति थी। और आज हम अभी जब सरकार आपके द्वारा, सरकार का जब चुनाव से पहले का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने चलाया, हर गांव में लेकर गए और गैस जा के दे के आए, बुला के आ बहन तेरी नहीं मिली है, थी हर गांव में जाकर गैस लेकर, यानी आखिरी व्यक्ति तक चीजों को पहुंचाने का संकल्प। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण उसी यात्रा के समय मैंने उनका सुना था, जब हम शायद बामरोला गांव में थे। उन्होंने कहा मैं ढूंढ कर पहुंचा, और मुझे लग रहा है कि ये आयुष्मान कार्ड वाला विषय भी ढूंढ कर पहुंचाने का जो हमारी ड्यूटी लगा। सरकार ने योजना तो बना दी, चीजें पहुंचती नहीं है कहीं। तो पिरामिड के निचले सिरे पर शौचालय, गैस एक तक पहुंचाना, जन धन के खाते जिससे कोरोना में मदद पहुंच चुकी, डायरेक्ट पेमेंट, और समाज के हर वर्ग को किस प्रकार से समझ करना, मुद्रा योजना इतनी कल्पनाशील गरीब लोगों के लिए, विश्वकर्मा योजना आर्टिजन्स के लिए, किसानों को सम्मान निधि, फसल बीमा, A2+FL का भाव देना। लोग नारे लगाते होंगे, आयोग बनाए होंगे, किसी ने दिया नहीं। सब बात बड़ी बहने में कितनी भी कोई कह सकता है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस सरकार का है। बहुत बड़ी बात थी डायरेक्ट पेमेंट किसानों। कृषि मंत्री के नाते मैंने इस विषय को देखा है कई वर्षों तक। इस प्रकार की ताकतें लगती थी कि ये डायरेक्ट पेमेंट के विषय ना हो। और ठीक उस समय जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय, और बहुत सारे उस समय ऐसे लोग नेतृत्व कर रहे थे जो इस बात को नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके मुद्दे कई बार जो है ना वो उस प्रकार के नहीं थे जो डायरेक्ट इस प्रकार से अंतिम व्यक्ति तक उस प्रकार का लाभ पहुंचे। उस समय किया मातृ शक्ति का सशक्तिकरण, लखपति दीदी, ड्रोन चलाने की उनको ट्रेनिंग, कैसे बहनों को ताकतवर किया जाए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम पिरामिड के निचले सिरे पर भी वो प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया। तो ये 11 साल का काम, इसमें से जो लोगों के लाभ की चीजें, वो एक चीज को उन्होंने कहा कि जरूर सब तक पहुंचाओ, इसलिए उसको हम लेकर जा रहे हैं। बड़ा चैलेंज आज क्लाइमेट चेंज का है, तो वृक्षारोपण को लेकर जा रहे हैं। पूरे देश का विजन ये बने कि देश को हमने कैसे आगे ले जाना है। तो ऐसे बहुआयामी, एक आयाम इसका और है जिसका डिजिटल भारत उस रूप में भी कहते हैं कि बहुत बड़ी संख्या आज जो है दुनिया की और भारत की जो है वो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी, लाभार्थियों को कैसे लाभ मिला उनकी कहानियों की जानकारी, और प्रेरणा मिले लोगों को, तो उसको सोशल मीडिया पर भी जो है पहुंचाना। वृक्षारोपण हुआ है, बाकी सब हुआ है। तो इस डिजिटल भारत में भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी सब चीज़ों को लेकर जाएंगे। इस प्रकार का अभियान हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी में हमारी वर्कशॉप चल रही है, जिलों की, मंडलों की, मंडल अनुसार सभा होगी, मंडल के बाद शक्ति केंद्र अनुसार सभा होगी, और 29 जून को जब प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे उस दिन हर बूथ पर वृक्षारोपण भी करेंगे। और इसी के बीच में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि भी उस दिन देंगे 29 तारीख को, क्योंकि इसके बीच में ही आ रहा है। 23 से 6 उनका जन्म तिथि है, उसके बीच में ही उसको मनाने वाले हैं। हर मंडल स्तर तक हम
योग दिवस मनाएंगे। तो और इसी प्रकार से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक कार्यक्रम हर मंडल स्तर तक करेंगे। इसी में वो 25 जनवरी जब इमरजेंसी लगाई थी, ये इसको भी 50 साल हो रहे हैं, तो उसका भी हर जिले लेवल पर एक कार्यक्रम जो है आयोजित होगा इसमें, और सम्मानित करेंगे वो लोग जो है अभी हैं उसमें, जो इमरजेंसी में 19 महीने के लिए जेल गए या उनके परिजनों को। तो ये बहुआयामी कार्यक्रम है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण भी है, 9 साल ये 11 साल में जो हुआ वो भी है, और उसके साथ साथ जो कार्यक्रम बीच में पड़ते हैं वो सब कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं। तो आपके माध्यम से जज्जर जिले के भी अंतिम व्यक्ति तक ये सब बातें पहुँचे, और हम पर भी ये जवाबदेही आए कि जो कह रहे हैं उसको पूरा करें। और इस नाते से आप सब लोगों को आज बुलाया और आप सब लोगों से बातचीत। धनखड़ साहब, 70 साल आयुष्मान कार्ड वाली बात की बुजुर्गों तक पहुंचाने के लिए, तो इसका टीम वर्क क्या होगा पार्टी का? देखिए, हर बूथ से सूची लेकर पहले तो यहाँ से डिपार्टमेंट से सूची ले रहे हैं और उसको कंफर्म करके, क्योंकि उसकी सहमति के साथ ही उसको लेकर पहुँचा सकते हैं। उसका वो जो आजकल डिजिटली सब हो गया पिन वगैरह, तो पहले ये है कि यहाँ से गांव अनुसार बूथ अनुसार सूची लेंगे। जो हर बूथ पर हमारी इकाई है वो जाके निवेदन करेगी कि भाई आपका ऐसे ऐसे जो है वो कार्ड बना हुआ है और आपको लेकर हम पहुँचाने वाले हैं। तो वो उससे प्रोसेस होकर उसको पहुँचाएंगे। क्योंकि मुझे खुद एक झटका लगा इस बात में। हमारी एक मेरी कजन सिस्टर बहादुरगढ़ में रहती है, तो वो हमारे बहनोई बीमार हो गए, तो उनसे अस्पताल में थे बहादुरगढ़ के। तो उसने कहा भाई बिल बहुत आ रहा है, बात करो। तो मैंने पूछा उम्र कितनी है बहनोई साहब की, तो वो 70 से ऊपर थी। तो मैंने कहा इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ? उन्होंने हमारे पास तो नहीं है। मैंने CMO को पूछा, उन्होंने 10 मिनट में ही मुझे आयुष्मान कार्ड की फ़ोटो भेज दी कि बना तो हुआ है लेकिन हमारे पास नहीं। तो फिर हम उसको लेके और वहाँ पहुँचा के आए। जो एक इतना बड़ा बर्डन बना हुआ था लाखों को देने, और वो थोड़ी सी देर में उतर गया कार्ड से। बहुत बड़ी सहायता है, मतलब छोटी सहायता नहीं है। आप इंडिविजुअली देखिए, जब आपके किसी बुजुर्ग का बिल 3 लाख 4 लाख, और जिस स्थिति में होता है पेशेंट, कई बार ये भी नहीं होता कि भाई हम उसमें से जो है वो आगे कितने दिन और इलाज चलेगा, कहाँ ले जाना पड़ेगा। तो उस सारे में से वो बहुत बड़ी सहायता है। तो वो अगर हाथ में आपके पास है, आपके पास में है, तो बहुत बड़ी सहायता है। सर, पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, प्रतिवर्ष करोड़ों लाखों पेड़ जो लगाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेड़ लगाए जाते हैं उनकी उचित देखभाल न होने के कारण, हम यहाँ झज्जर में भी देखते हैं, अन्य जगह भी देखते हैं, तो क्या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको ये आदेश भी दिए जाएंगे कि अगर वो पेड़ लगाते हैं तो उसकी देखभाल भी की जाए? क्योंकि बिना देखभाल के रुल जाते हैं। इस पूरे साल के अंदर 10-20 ही पेड़ होते हैं, लगते लाखों में। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें से इस लाइन में ही इसका उत्तर है। मैंने लिखा है एक पेड़ माँ के नाम। तो मैंने जो मेरी माँ के नाम लगाया है, तो पिताजी वाला भी लगाया है, और आप भी पिताजी वाला भी लगा सकते हैं। तो इसकी बजाय 2 लगाए, तो उसकी रखवाली अब मेरे साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो गई। जो सामान्य सामाजिक वृक्षारोपण है उसकी बजाय इसमें व्यक्तिगत टच वाला वृक्षारोपण है। और जो भी लोग अपनी किसी न किसी जगह पर लगाएगा, मुझे लगता है कि जितना इस अभियान को नीचे ले जाएंगे उतना ही ये जो है और अधिक कामयाब होगा। क्योंकि एक कई बार होता ना कि आपने सामाजिक दृष्टि से 100 पेड़ लगाए, कहीं वो लगा के चले गए, उसमें से सवाल खड़ा हो जाता है। अगर कोई संरक्षक नहीं है तो उसमें से बहुत सारे पेड़ सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने इमोशनली अपने बुजुर्गों के साथ इमोशनली अटैच होकर पेड़ लगाया है, तो वो फिर पेड़ कहीं जाने वाला है, निश्चित रूप से संरक्षित होगा। कांग्रेस के संगठन की प्रक्रिया चल रही है, कल पर्यवेक्षक में आए थे, उन्होंने कहा है कि अब जो कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष होगा वो बंद कमरे में बैठ करके 2-4 लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा चयन किया जाएगा जिसकी नुमाइंदगी जो है MP के लिए भी होगी और जिसकी MLA के लिए, वो छोटे से छोटा चुनाव में उसकी दखलंदाजी होगी। कांग्रेस पार्टी में और हमारी पार्टी का वर्क कल्चर का अंतर है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में से नेता, उनकी पार्टी नेताओं की पार्टी, और कार्यकर्ता सामान्य थे केवल उनके व्यक्तिगत फॉलोअर, कार्यपत्नी करता है।
और इसलिए उनको हमारे वाली कार्य पद्धति पर अगर ऐसा संगठन चाहते हैं तो वो हमारी कार्य पद्धति से संबंध है और हमारी कार्य पद्धति पे आना पड़ेगा। और हमारे मनोहर लाल जी ने कह दिया कि हम सेवाएं देने को तैयार हैं, पीछे उनका बयान देखा मैंने। कांग्रेस को अगर ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, तो ये बिल्कुल कार्य पद्धति का अंतर है। इसलिए वो एक जिसको कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट, बड़ा चेंज है जो इतनी आसानी से नहीं है। हमारी कार्य पार्टी शुरू से ही कार्यकर्ता आधारित जनसंघ, इसलिए हमारी लीडरशिप कार्यकर्ताओं में से निकली हुई है, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे भिन्न भिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हों। अब कांग्रेस से कुछ आए हुए नेता, वो हमारे यहाँ ठीक है नेता हो गए हैं, अब वो हमारी पार्टी की कार्यपद्धति में घुल मिल रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का मूल कैडर जो है वो कार्यकर्ता आधारित है। और इसलिए ये एक बड़ा वो है। और अब भी उनको भी सीख के आनंद हो रहा है कि भाई कार्यकर्ता आधारित जन संगठन का एक अपना प्रकार है काम। तो हमारी कार्य पद्धति के कारण हम इस प्रकार के संगठन हैं, हमारी कार्य पद्धति के कारण हम कार्यकर्ता की चिंता कर पाते हैं। हमारे लिए कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, फॉलोअर नहीं हो, मालिक है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की बात प्रधानमंत्री सुनता है। हमारे यहाँ जब प्रधानमंत्री या बड़े नेता आते तो बड़े बड़े लोग लाइन में नहीं खड़े होते। आपको कई बार हैरानी होगी कि इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फोटो है, इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फोटो है, इनके साथ भी प्रधानमंत्री जी की फोटो है। देश में मुझे लगता है कि लाखों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री जी की फोटो है 1 to 1, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि मेरी पार्टी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, मैं उसी में से आया हूं। और इसलिए वो वहां उसका महत्व है। इसलिए वो जब आते हैं तो पहले से तय होता है कितने कार्यकर्ता रिसीव करने में होंगे, कितने कार्यकर्ता वापिस जाएंगे तो भी मिलेंगे, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मिल सकते। तो ये जो बेसिक का अंतर है, जब तक ये चीजें कांग्रेस में ठीक नहीं होंगी, क्योंकि कार्य पद्धति जो बन जाती है अब उनकी कार्य पद्धति उस प्रकार से डेवलप हुई, उनकी पार्टी ऊपर से चलती रही एक परिवार के आधार पर, उस परिवार को वो छोड़ ही नहीं सकते। और हमारा संगठन पारिवारिक संगठन है, यानी साथ रहते रहते ऐसे बढ़िया रिश्ते हो जाते हैं जैसे एक परिवार के हों। पारिवारिक संगठन हमारा भी है, लेकिन साथ काम करते करते हम एक दूसरे के सुख दुख के हिस्सेदार हो जाते हैं, घरों में सबके आना जाना हो जाता है। तो हमारा संगठन भी पारिवारिक है, लेकिन हमारा पारिवारिक नीचे है, उनका पारिवारिक ऊपर है। आपने पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की बात की, मेहनत की बात की, लेकिन पिछले विधानसभा जो अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव, तो उसमें झज्जर जिले के कुछ स्थानीय नेता पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टियों में शामिल हो गए थे और ऐसी सुगबुगाहट है, चर्चाएं हैं कि वो दोबारा से भाजपा में आने के लिए प्रयास करते हैं। तो पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा ऐसे नेताओं? देखिए, जो मौके पर काम नहीं आए फिर वो किस काम का? पार्टी के प्रति निष्ठा की सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा है? वो चुनाव है। तो चुनाव के समय जो पार्टी के साथ नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं लगता कि पार्टी कोई विचार करे। क्या आपकी हार झज्जर जिले के लिए दुर्भाग्य मानते हैं आप? क्या आपकी हार से झज्जर में विकास के कार्य प्रभावित नहीं हो रहे हैं? देखिए, हम सबके लिए सौभाग्य की बात यह है कि बीजेपी की सरकार बनी, और बीजेपी की सरकार बनने से हम सब जीते हुए होते तो हक हुकूक से चीज़ें ले आते। अब जीते हुए नहीं है तो बिना हक के भी, भाई अब तो हैं वहाँ से प्रतिनिधि नहीं बने, लेकिन आपको रिप्रेजेंट तो हम ही कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लाने का जो सामर्थ्य है वो लेकर आते हैं। लेकिन एमएलए का, मिनिस्टर का हक ज़्यादा होता है, तो हम सबको मालूम है। वो हमेशा साथ होता है, हमेशा उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है, डे टू डे फॉलोअप कर सकता है। जो कार्यकर्ता नहीं बन पाते हैं उनको थोड़ा जाने आने का भी, फिर उस प्रकार से उतने हक से कहने का भी, क्योंकि वो रोजाना के साथ जो संभव बनाता है और जो एक हक भी दिलाता है। मैं आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो वो हक से भी मांगता है। बहुत सारी चीज़ें जब हम यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो हक से लेकर आए, वो हमको ही दो। यहाँ जो है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर, अगर मैं कृषि मंत्री नहीं होता तो हमें कौन देता? वो कृषि मंत्री होता, उसको मिलता। हम जो यहाँ पर एक्सीलेंस सेंटर बना पाए वो हमको थोड़ी मिलता, कहीं और जाता। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था मंत्री के नाते, जिसने तहसील सब डिवीज़न बनाने हैं, जिले बनाने हैं, तो मैं एक ही झटके में बादली को सब डिवीज़न, तहसील और ब्लॉक सब बना पाया। हक होता है उस समय आपका, तो ये तो है, हक उस समय ज़्यादा होता है।
और उसका अंतर तो स्वाभाविक है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि बीजेपी की सरकार बनी तो उस नाते से अब भी इस स्थिति में भी जो कुछ हम ले पाते हैं सब लेने के लिए लगे रहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट का 8 बार उद्घाटन कर चुके हैं बात पर। जिस दिन कोई नई चीज़ लाएंगे उस दिन फिर जाएंगे, उसको काहे की तकलीफ है। अब नई फ्लाइट शुरू हुई है, मुख्यमंत्री जी आए, अच्छी बात है। कल को और कोई नई फ्लाइट शुरू होगी, वहाँ के मुख्यमंत्री को भी बैठा के लाएंगे, यहाँ से भी बैठ के जाएंगे। उन्होंने तो ऐसे एयरपोर्ट बनाए थे जो खुले ही नहीं, कितनी जगह जगह देखी गई थी। मैन के पास देख लो, वहाँ बादोगढ़ के पास देख लो, कितने एयरपोर्ट बने थे उस समय। आप पत्रकार बताना उनको, जो है सारे हवाई कहीं भी ज़मीन पे ही नहीं उतरे, या ज़मीन पर चीज़ें उतर रही हैं। अयोध्या की फ्लाइट चल रही है, चंडीगढ़ की फ्लाइट चली है, नया उसका जो बड़ा बिल्डिंग बनेगी उसका शिलान्यास हुआ है। तकलीफ का को खुशी मनाओ, हर नई चीज़ आएगी उसका ही उत्सव सेलिब्रेशन करेंगे। सर, आपने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में काम हुआ है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके उनका कहना है कि 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 33 गलतियाँ की। उन्होंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो झूठ बोलता है और युवाओं को ट्रैक करता है। देखिए, जब कोई भी दल के मुखिया लोग मर्यादाओं को पार कर जाते हैं तो देश उनको सुनता नहीं है, ठोकता है। कांग्रेस और नशातल की तरफ ले जाने का वो काम कर रहे हैं। जितना ऐसा मर्यादा से बाहर जाकर बोलेंगे देश उनको ठोकेगा। देश जानता है मोदी क्या है, देश जानता है मोदी ने क्या किया है। किसी खड़गे के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। सर, आतंकवाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार जो है वो वाइस चेयरमैन बनाया जा रहा है। अभी अमेरिका के जो आर्मी ने उस पर आर्मी चीफ को बुलाया गया पाकिस्तान में। देखिए, जो भी आतंकवाद के साथ खड़ा होगा उस सब से दुनिया को लड़ना होगा। आतंकवाद का कोई पोषक है, कोई एज ए स्टेट, एज ए राष्ट्र पोषक है, उसके मित्रता के नाते पोषक है। पूरी दुनिया कोई नहीं चाहती कि आतंकवाद इस प्रकार से आगे बढ़े। कोई इस प्रकार के आतंकवाद का पोषण करेगा। भारत की मुखर होकर ऐसे सबकी निंदा करनी चाहिए जो भी आतंकवाद के पोषण के समर्थक हैं। बादली का वसंडा कब तक बनेगा सर? मुख्यमंत्री भी दिन आए थे और घोषणा करके गए थे, आपने भी कहा था कि जल्द बनेगा। अभी कुछ चीज़ों का एक उद्घाटन कराएंगे, वहाँ बहुत सब डिवीजन की बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है और उसी के साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।